हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th का। ये रहेगा हमारा पार्ट नंबर 6। इससे पहले 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स या फिर जिनका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड, इनके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये रहेगा हमारा पार्ट नंबर 6। यहाँ लिख देती हूँ मैं, पार्ट नंबर 6। तो इससे पहले कि हम आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में जाने, हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो मेन जो टॉपिक रहेगा वो तो हमारा रहेगा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। बट इसके अंदर, ताकि हम उसे अच्छे से समझ सके, हमें पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड बेसिकली। सो यहाँ पे मैंने उसके बारे में लिखा है, अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड मतलब रिश्ता है ना, रिलेशन। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि किसके बीच में होता है? एटम्स के बीच में, और जिसकी वजह से वो एक साथ रहते हैं किसी मॉलिक्यूल में या फिर कंपाउंड में। यानी कि आपने बहुत सारे कंपाउंड सुने होंगे आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखे होंगे। तो बेसिकली जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें होता क्या है, मोर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर रेशियो में, है ना, किसी पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करते हैं। कुछ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में टुगेदर एक साथ रहते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है। ऐसे ही जैसे मॉलिक्यूल अगर मैं बताऊं एक एग्जांपल H2, तो उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ऐसे ही हमारे पास वेरियस कंपाउंड्स है। तो होता क्या है, किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के बनने में जो एटम्स हैं उनका मेन रोल होता है, और वो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। और वो जो कंबाइन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या होती है, कोई पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि अगर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वो क्यों बना रहा है? क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे भी। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, उनका केमिकल बॉन्ड। ठीक। It forms when atoms interact to achieve a more stable electronic configuration, typically resembling the electronic configuration of noble gases. अब क्यों किसी भी एटम को दूसरे एटम के साथ मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाने की जरूरत है, क्यों? इसका रीजन क्या है? जैसे कि हम लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, भाई वैसी लाइफ चाहिए। ऐसे ही जो केमिस्ट्री है इसके अंदर भी एटम्स क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आप को किससे, नोबल गैसेस से। अब नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। ये सारी जो है नोबल गैसेस हैं। अब इनमें ऐसा क्या खास है, हमने 2 रूल पढ़े हैं क्लास 9th में। पहला है डुप्लेट रूल और दूसरा है ऑक्टेट रूल। तो डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, जैसे कि हम जानते हैं हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, कन्फिग्रेशन के तक जाती है 2, तो इसका वैलेंस शेल में कितने हैं, बाहर, सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। नियॉन में कितने होंगे, 8। आर्गन 8, क्रिप्टन में भी 8, जेनन में भी 8 और रेडोन में भी 8। तो या तो 2 है आउटर मोस्ट शेल में, यानी सबसे बाहर वाली शेल में, या तो सब में कितने प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। तो अगर 2 प्रेजेंट है मतलब वो ऑक्टेट रूल को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 8 प्रेजेंट है तो मतलब, सॉरी, 2 है तो डुप्लेट रूल को पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई, और 8 है तो ऑक्टेट रूल को पूरा कर रहा है। इन्हीं को देखकर चलते हैं हमारे बाकी के एटम्स, और वो चाहते हैं इनकी तरह बनना, वो चाहते हैं स्टेबल होना। क्योंकि जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट का मतलब, नोबल का मतलब ऐसा बंदा जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है। तो बाकी के एटम्स भी जो हैं वो इनकी तरह सेटिस्फाई होना चाहते हैं, इनकी तरह स्टेबल होना चाहते हैं, इनकी तरह स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बनाते हैं केमिकल बॉन्ड्स। तो ये फॉर्म करते हैं एटम्स कैसे, भाई इंटरेक्ट करके। और क्यों इंटरेक्ट करना है इन्हें, ताकि ये अचीव कर सके अपने जितना जो भी इनकी स्टेबिलिटी है उससे ज्यादा ये स्टेबल हो सके। इसीलिए क्या करते हैं, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे एटम से इंटरेक्ट करते हैं, ताकि ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल कर सके, पा सके, और किसकी तरह बेसिकली हो जाए, इन नोबल गैसेस की तरह। कोई भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, बहुत ज्यादा हसल पसल किसी को भी पसंद नहीं है। तो बाकी के एटम्स भी उस हसल पसल को खत्म करना चाहते हैं और क्या होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबल, जिसकी वजह से उन्हें क्या बनाने पड़ते हैं, केमिकल बॉन्ड्स।
सॉरी। तो यहाँ पे हमने पहले पॉइंट में देखा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि एटम्स के बीच में होता है, और ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कुछ एटम्स जो है, ग्रुप ऑफ एटम्स, वो एक साथ क्या बनाते हैं, या तो कंपाउंड्स बनाते हैं या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसका कारण क्या है बनने का, क्यों कोई केमिकल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसी नोबल गैसेस की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे ही जिस भी लेवल पे अभी वो हैं, वो चाहते हैं नोबल गैस की तरह बनना, नोबल गैसेस की तरह कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना और स्टेबिलिटी को पाना। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे लिखा भी है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, क्यों बनाते हैं भाई केमिकल बॉन्ड्स, अचीव स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए। बेसिकली वो अपने पोटेंशियल एनर्जी जो आगे आप पढ़ोगे 11th-12th क्लासेस में, उसको लो करना चाहते हैं, ठीक, लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहते हैं, एक्साइटेड, जैसे बहुत ज्यादा जितनी भी एनर्जी स्टेट उनकी रहती है, अगर हाई है तो उसको क्या करना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं। और जब कोई एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो इनका एनर्जी लेवल क्या जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं और अपने ऑक्टेट रूल को फुलफिल करना चाहते हैं। बेसिकली स्टेबिलिटी से ही इसका लेना देना है, ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहते हैं। तो इन 3 कारण की वजह से, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, दूसरी चीज अपने एनर्जी स्टेट को लो करने के लिए, और तीसरी चीज ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, कोई भी जो एटम्स हैं वो क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। अब यहाँ पे 2 लोग हैं जिनका बड़ा नाम लिया जाता है, क्लास 9th में भी इनके बारे में पढ़ाया गया था, लुइस एंड कॉसल। इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले अकेले, इन्होंने अपना अलग और कॉसल ने अपना अलग एनालाइज किया, किसके बिहेवियर को, नोबल गैसेस के बिहेवियर को, कि ये जो है केमिकल रिएक्टिविटी क्यों नहीं दिखाते हैं। लुइस ने और कॉसल ने ये एनालाइज किया, नोबल गैसेस को अलग अलग पढ़ा, अलग अलग जाना उनके बारे में, कि ये केमिकल रिएक्टिविटी में लैक करते हैं, मतलब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या था, क्योंकि इनका या तो डुप्लेट पूरा है या तो इनका ऑक्टेट पूरा है, जिसकी वजह से जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, स्टेबल, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ छेड़खानी करके इनसे केमिकल बॉन्ड्स बनाया जाए? तो हाँ, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसके बारे में भी हम जानते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे ये इनफ है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, आप इसे नोट करो कि क्या नोबल गैस भी कभी इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ अंडर लाइक सम स्पेसिफिक कंडीशंस? सो आंसर विल बी यस, बट ये चीजें बहुत रेयर है, ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटीज में लिखता है दे कांट इंटरेक्ट, ठीक है, मतलब इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, बेसिकली दे डजंट, वो करते ही नहीं है। बट अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करें, ऑल्दो आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है तो आपको लिखना नहीं है, बट मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डाइवर्सिफाई, थोड़ा सा विविड विजन लेके आप सोचो, इस वजह से मैं इसको इंक्लूड करा रही हूँ यहाँ पे। व्हेन डू नोबल गैसेस इंटरैक्ट, पहली कंडीशन रहेगी अंडर हाई एनर्जी, जैसे कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे या फिर जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो जो नोबल गैसेस है जैसे कि जेनन और रेडॉन, ये सारी जो है वो इंटरैक्ट करती हैं, किनके साथ इंटरैक्ट करती हैं, विद इलेक्ट्रोन, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। एटम्स जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके साथ रिएक्ट करती हैं। जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो जितने भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सारे क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं ये, याद रखना। फोन 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 करते हो ना, फोन से याद रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अगर आप बेसिकली फ्लोरीन को रिएक्ट करा दो वाटर से, तो वाटर का फॉर्मूला बदल जाए, HF बना देगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे। तो दे आर वेरी बेसिकली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो कि अंडर हाई एनर्जी कंडीशंस में किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जेनन और रेडॉन जैसी नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस के साथ, और क्या बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि HCF2, HCF4 और HCF6 जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं। बट ये कब होगा भाई, अंडर हाई एनर्जी कंडीशंस। दूसरी चीज आती है
फोर्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, अब जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पूरे चैप्टर में यही चल रहा है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में क्या आता है भाई, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने को ही हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाना बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे करते हैं, तो जब आप बहुत ज्यादा पावरफुल रिएजेंट्स के साथ, किसके साथ, पावरफुल रिएजेंट्स के साथ किसको इंटरेक्ट कराते हो, नोबल गैसेस को इंटरेक्ट कराते हो, तो ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। नोबल गैसेस क्या बनाती हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, जब वो किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, पावरफुल रिएजेंट्स के साथ। कुछ भी हो सकता है, बेसिकली रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन कॉज कराएं। तो कुछ पावरफुल रिएजेंट्स के साथ अगर नोबल गैसेस इंटरेक्ट करें तो वो क्या बनाती हैं भाई, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन शेयर करा सकते हैं। ये जो रिएजेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा सकते हैं, किससे, नोबल गैसेस से। तीसरी चीज आती है आयनिक बॉन्ड, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। आप जानते हो कि मैटर की स्टेट होती हैं, जैसे कि बोर आइंस्टीन कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक और होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट के अंदर अगर हम बात करें, प्लाज्मा स्टेट के अंदर, प्लाज्मा स्टेट के अंदर देखा गया है कि आयनाइज्ड जेनन जो है वो रिएक्ट करता है विद अदर एटम्स, विद अदर एटम्स। प्लाज्मा स्टेट के अंदर आयनाइज्ड जेनॉन जो है वो रिएक्ट करता है विद अदर एटम्स, ठीक है। तो आप बोल सकते हो आयनाइज्ड जेनॉन इन प्लाज्मा स्टेट कैन इंटरैक्ट विद अदर आयंस, बोल सकते हो आप, क्योंकि आयनाइज अपने आप में मतलब क्या, आयनाइज्ड जेनॉन का मतलब कि जेनन जो है वो क्या बनाएगा, कुछ आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा, कुछ आयंस। आयंस बेसिकली क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। इसके सर पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और ये बाकी के एटम्स और आयन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, विच इज वेरी वेरी रेयर, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। किस में देखने को मिलता है, सिर्फ प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी कि नोबल गैसेस कब कब इंटरेक्ट करती हैं, जिसमें पहला है हाई एनर्जी कंडीशन, प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स के साथ। फोर्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी करते हैं, अगर हम फोर्सफुली इनका इन्वॉल्वमेंट, बेसिकली इनको इंटरेक्ट कराएं कुछ पावरफुल रिएजेंट से, नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। और तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा रेयर है जेनन की, जैसे कि आयनाइज जेनन, यानी चार्ज वाला जेनन जो है प्लाज्मा स्टेट में दूसरे आयंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये थी कुछ एडिशनल नॉलेज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले ना मुझे थोड़ा आयनिक बॉन्ड इसको थोड़ा सा और क्लियर करना है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर समझते हैं हम। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्या करा सकते हैं भाई, मेक नोबल गैसेस लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। कुछ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो नोबल गैसेस से उनके इलेक्ट्रॉन को लूज करा देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं भाई, अपनी आयन फॉर्म में आ जाएंगे। और जब वो आयन फॉर्म में आ गए तो वो क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी को बेसिकली मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि कुछ पावरफुल एलिमेंट्स, रिएक्टिव एलिमेंट्स जेनॉन से क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करा देंगे। जैसे ही जेनॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा वो अपनी आयनाइज स्टेट में आ जाएगा, आयनाइज स्टेट में आ जाएगा तो बाकी के अदर एलिमेंट्स और आयन से क्या बनाएगा, बॉन्ड्स बनाएगा, बेसिकली इंटरैक्ट करेगा, जो कि जैसे कि प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो कि क्या है हमारा, सॉलिड, लिक्विड, गैस की तरह प्लाज्मा भी क्या है, एक स्टेट है। नोट करो आप इसे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब हम देखते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोवैलेंसी और फॉर्मेशन ऑफ आयंस कैसे होते हैं, जिसके लिए हम दो चीजों को स्टडी करेंगे। पहला हमारे पास रहेगा सोडियम, जो कि एक मेटल है, सोडियम, जिसका सिंबल क्या होता है, Na। और दूसरा हम देखेंगे क्लोरीन, जो कि एक नॉन मेटल है, जिसका सिंबल है Cl, ठीक है, क्लोरीन। अब हम देखते हैं इनके बारे में। अगर मैं बात करूं सोडियम की,
तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। बेसिकली एटॉमिक नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, प्रोटॉन कितने होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं 11। अगर हम बात करें क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की, तो वो कितना होता है? 17। ठीक, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। ठीक है, तो सोडियम जो कि एक मेटल है और क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन 11 ही इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। अगर यहाँ पे हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो होगा 2,8,1, 2 8 10 और 1 11। अगर हम बात करें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेकर तो वो कितना होगा? 2,8,7। यही होगा, 2 और 8 10 और 7 17। अब क्योंकि ये अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है, कौन? सोडियम, और ये अपने ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करना चाहता है क्लोरीन। तो ऑक्टेट रूल मतलब लास्ट की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए दोनों को? 8। ठीक, इसके पास कितने हैं लास्ट की शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास? 1। अगर हम बात करें क्लोरीन की तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 7। ठीक, तो इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 पूरा करने के लिए 7 और चाहिए, और वहीं पर क्लोरीन को 8 पूरा करने के लिए 1 और चाहिए। इसको कितना चाहिए? 7। इसको कितना चाहिए? 1। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स के लेने में या इलेक्ट्रॉन्स को देने में एटम को क्या खर्च करनी पड़ती है? एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर 7 लेना आसान है या फिर 1 को देना आसान है? तो आंसर होगा भाई, एक जो है ये जो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो एक बचा है इसको देना आसान है, और इसके लिए 7 देना आसान नहीं है, 1 लेना आसान है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और Na से क्या बन जाएगा भाई? Na+। कैसे बनेगा देखते हैं। अगर ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,8, क्योंकि ये जो 1 था ये तो इसने लूज कर दिया, अपने पास से निकाल दिया। अब जब 2,8 हो गई इसकी कन्फिग्रेशन सोडियम की, क्या हो गई? 2,8। और मैं बोल रही हूँ 1+ कैसे बना, ये मैं समझाती हूँ अभी। चलो ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसकी कन्फिग्रेशन बन गई 2,8। अब इसका ऑक्टेट रूल पूरा होता हुआ दिख रहा है। पर जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मुझे बताओ, पहले जो नंबर ऑफ प्रोटॉन था वो कितना था? 11। इलेक्ट्रॉन कितना था? 11। प्रोटॉन में तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो प्रोटॉन अभी भी कितना रहेगा? 11। पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे? पहले 11। टोटल कितने थे? 11। 11 में से 1 चले गए, तो अब कितने बच गए? 10। इतना है समझ? तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये है प्रोटॉन का नंबर और ये है इलेक्ट्रॉन का नंबर। पहले दोनों बराबर थे, अब प्रोटॉन एक ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक कम है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 10 हुआ है ये 11 क्यों नहीं है? क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों लूज कर दिया? अपने ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का नंबर अब कम होकर कितना हो गया? 10। अब अगर मान लो कोई चीज है, मान लो सोडियम का एटम की मैं बात कर रही हूँ, सोडियम का एटम, इसके अंदर मैं बोलूँ 11 पॉजिटिव चार्ज है, 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, है ना, और 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो इस पूरे एटम पे ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? नेट चार्ज क्या आएगा? जो ज्यादा होता है वही आता है। अब यहाँ पर ज्यादा कौन है? प्लस चार्ज ज्यादा है, तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। कैसे पता करोगे? देखो, 11 था, ठीक है, 11 क्या थे? पॉजिटिव चार्ज। एक सेकेंड में इसको रेस करती हूँ थोड़ा। पॉजिटिव चार्ज कितने थे? 11। नेगेटिव चार्ज कितने थे बताओ? 10, है ना। तो अगर 11 में से 10 गए, अगर ये वाला नंबर प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब प्लस की वैल्यू ज्यादा थी।
तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, बट एक प्रोटॉन फिर भी बच जाएगा, और जो इसको क्या देगा, +1 का चार्ज देगा। आप देख भी सकते हो 11 में से 10 गए, एक बचेगा, यानी प्लस की वैल्यू बच गई। तो ये कितना चार्ज बचा इसके ऊपर, ओवरऑल लेफ्ट कितना किया, +1 का चार्ज लेफ्ट किया, इसीलिए ये Na से क्या बन गया, Na1+। समझ आया? दोबारा बताती हूँ एक बार, पहले 11 प्रोटॉन थे या फिर और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, पर जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी गई तो इसने लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन था, इसने उसको क्या करा, लूज कर दिया। लूज करा मतलब अपने अंदर से निकाल दिया। तो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 हुआ करती थी, अब वो हो गई 2,8। ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, स्टेबिलिटी आ गई। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे प्रोटॉन का तो नंबर सेम रहा, क्योंकि प्रोटॉन की कोई हेरा फेरी नहीं हुई। किसकी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की। तो जो पहले 11 हुआ करते थे, अब वो हो गए 10। तो पहले 11 प्रोटॉन, अभी ये कितने हो गए, 11 प्रोटॉन है और कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो ओवरऑल चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा, +1 का। जो नेट चार्ज आएगा वो किसका आता है, जो वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसे इमेजिन करो, 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव, तो ये 10 से 10 हर बार क्या हो रहा है काउंटर हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं आ रहा है, न्यूट्रल है एटम। पर जब मैं पॉजिटिव चार्ज एक और ला दूंगी, 10 की जगह 11 कर दूंगी, और इलेक्ट्रॉन 10 के 10 ही रखूंगी, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो काउंटर कर पाएंगे, बट जो एक प्रोटॉन बच गया वो पूरे एटम को क्या चार्ज देगा, प्लस चार्ज देगा, क्योंकि बेसिकली प्लस की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इसीलिए जो ओवरऑल चार्ज आएगा सोडियम के एटम पे, वो कितना आएगा, +1। ठीक है, अब ये जो +1 आ गया, ये बताता है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा है, यानी जो एक प्लस की वैल्यू है वो ज्यादा है। तो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 11। ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर +2 होता, किसी एलिमेंट पे +2 है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे मान लो अगर 2+ चार्ज है, तो ये 2+ क्या दिखाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से 2 ज्यादा है। ठीक है, 2 ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है नेगेटिव चार्जेस से। ठीक है, तो अब ये बन गया क्या, सोडियम का कैटायन। सोडियम कैटायन, क्योंकि प्लस चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब थोड़ा चलते हैं क्लोरीन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो पहले जो इसका प्रोटॉन नंबर था वो कितना था बताओ, 17, और जो इलेक्ट्रॉन नंबर था वो कितना था, 17। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ये क्या करेगा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। गेन करा तो पहले जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 हुआ करती थी, जब अब एक और ये ले लेगा तो 2 8 तो सेम रहेगा, एक और ले लिया तो पहले 7 था, अब कितना हो जाएगा, 8। तो कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 2,8,8। सॉरी, अब ये स्टेबल हो गया, ऑक्टेट रूल इसने पूरा करा, बट उसको पूरा करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, गेन किया। तो प्रोटॉन पे तो दोबारा से कोई फर्क नहीं, पहले भी 17 थे, अब भी कितने रहेंगे, 17। पर इलेक्ट्रॉन जो पहले 17 हुआ करते थे, अब एक और आ गए, तो अब कितने हो गए बताओ, 18 हो गए, 18 हो गए। यानी कि पहले क्या था, +17 और -17, तो न्यूट्रल था एटम। अब प्लस तो 17 ही है, बट माइनस का चार्ज कितना है, 18। तो जो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1। यानी जो पहले क्लोरीन न्यूट्रल हुआ करता था, अब वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, -1। अब ये जो +1 दिखा रहा था कि इसमें प्लस के चार्जेस 2 ज्यादा है, तो -1 क्या दिखा रहा है, +2 दिखा रहा था कि प्लस के चार्जेस 2 ज्यादा है, +1 दिखा रहा था कि प्लस के चार्जेस 1 ज्यादा है, और -1 दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। और कितने ज्यादा है, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये 17 है, इसीलिए एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना है, 18। समझ आया? और हमें ये तो बिल्कुल पता ही है कि नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एनायंस। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन का एनायन। क्लोरीन का एनायन बन जाएगा Cl-1। ठीक है, तो बेसिकली जो आयंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, अगर किसी पे
मान लो एक Mg+2 का एग्जांपल लिया और एक लिया मैंने O2- का एग्जांपल लिया, तो एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज ये बताता है, दो सेंस देता है कि या तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, या तो आप सिंपली बोल सकते हो, मैं लिख भी देती हूँ हिंदी में, इसे आप दो तरीके से देख सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिलीज हो गए, रिलीज हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए जब ही तो इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए। पहले अगर मान लो नंबर था 12-12, कितना था, +भी 12 और -भी 12। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में जब इसने किसी से इंटरेक्ट नहीं किया था तो प्लस का भी क्या था 12, माइनस का भी क्या था 12। अब इसमें +2 बढ़ गया, बेसिकली प्लस का चार्ज आ गया। इसका मतलब कि प्लस का चार्ज कब बड़ा होगा, जब माइनस का चार्ज कम हो जाएगा। पहले था -12, अब हो गया -10। अब बताओ 12 बड़ा कि 10 बड़ा, 12 बड़ा। 10 से कितना बड़ा, 2 बड़ा, इसीलिए यहाँ पे +2 चार्ज आया है। तो इसके दो सेंस हैं। बेसिकली आप सिंपली ऐसे याद रखो, प्लस चार्ज मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए हैं, माइनस चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। जैसे कि जब आप कोई ऐसे इमेजिन करना, जब आप अपने अंदर से किसी बुराई को निकालते हो, ठीक है, बुराई को निकाल रहे हो तो आप क्या होते जा रहे हो, पॉजिटिव होते जा रहे हो। किसी नेगेटिविटी को निकाल रहे हो तो आप पे चार्ज क्या आएगा, प्लस प्लस का आएगा। तो इसने क्या करा, अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाला। कितनी नेगेटिविटी निकाली, 2 नेगेटिविटी। और वो नेगेटिविटी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसने अपने अंदर से दो नेगेटिविटी निकाली, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो उस पर कितना प्लस का चार्ज आया, 2। इसने ना गंदी आदत ले ली, कितनी गंदी आदतें ली, 2। तो इसने नेगेटिविटी को लिया है, नेगेटिव को लिया है, नेगेटिव को लिया है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। और कितने इलेक्ट्रॉन को लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो अगर मैं पॉजिटिव ले रही थी तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, मतलब पॉजिटिव हो रही थी तो पॉजिटिव आ रहा था। अब जब मैं नेगेटिविटी को ले रही हूँ, मैं बुरी आदतें सीख रही हूँ, तो मेरे पे चार्ज भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जितनी बुरी आदतें सीखूंगी उतना चार्ज मेरे पे नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तो इसने कितनी नेगेटिव चीजें ली हैं, 2, इसीलिए इस पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2। बेसिकली इसने कितना नेगेटिव चार्ज लिया है, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2। और इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज लिया है, तो कितने लिए हैं, 2। ठीक, आई होप ये समझ आ गया होगा कि आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसी को कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये। फिर भी मैं इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर रही हूँ उसको मिटाने के बाद। चलो देखते हैं चार्जेस कब आते हैं। अब हम कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। पहला लेते हैं मैग्नीशियम, आयन बनाते हैं इसका, कैसे बनेगा आयन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताओ, 2,8,2, 2 8 10 2 12 होते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, मतलब प्रोटॉन भी 12 इलेक्ट्रॉन भी 12। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये ऑक्टेट पूरा करे या तो 2 इलेक्ट्रॉन को हटाए। तो ऑलरेडी इसके पास के शेल एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो ये क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब इसने अपने अंदर से क्या निकाला, नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज को निकाल दिया, नेगेटिविटी निकाल दी, तो ये खुद क्या बन गया, पॉजिटिव। और जब ये 2 चार्ज निकाला तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा बताओ, 2+। समझ आया, क्योंकि इसने अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाली, जो नेगेटिविटी निकालेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा। मैंने अपने अंदर से बुराइयां निकाली, नेगेटिव चीजें निकाली, तो मैं क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को बस दिमाग में रखो। यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन जाती है 2,6। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 निकालना आसान है या 2 लेना आसान है, 6 निकालना आसान नहीं है, 2 लेना आसान है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसने गेन करा है, किसको गेन करा है, नेगेटिविटी को गेन करा है। तो जो नेगेटिविटी को गेन कर रहा है वो खुद को क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है ना। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, कितनी नेगेटिविटी गेन करी है, 2, तो कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2। ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है, इतना समझ लो बहुत है। तो ऐसे करके क्या बनते हैं बताओ, आयंस की फॉर्मेशन होती है। अब ये भाई ये आयन की फॉर्मेशन कर क्यों रही है, करना क्यों है इन्हें,
क्योंकि ये क्या बनना चाहते हैं, स्टेबल। याद करो पहले स्लाइड में हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये बनना चाहते हैं नोबल गैसेस की तरह स्टेबल, जिसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है टू बिकम स्टेबल। ठीक है, टू रिजेंबल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल और इनर्ट गैसेस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि चार्ज कैसे आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की ओर। सो लेट्स स्टार्ट। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस सिंबल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अभी हमने देखा कि आयंस बनते कैसे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, आयंस कैसे बनते हैं। अब जब सोडियम जैसे मेटल्स जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो उन्हें लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जब तक कोई लेगा नहीं, सोडियम देगा कैसे। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला भी होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को देने वाला भी होना चाहिए। दोनों का होना जरूरी है। क्या बनाने के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के बनाने के लिए। आयनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो आयंस की वजह से बनते हैं, जिसमें आयंस की वजह से कंपाउंड्स बनते हैं, आयंस की वजह से नए चीजों का फॉर्मेशन होता है। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं आयनिक कंपाउंड, जैसे कि कटायन और एनायन, है ना। फिर भी इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम जिसका सिंबल क्या था, Na। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर वो बाद में देखते हैं। प्रोटॉन नंबर कितना था बताओ, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11। ठीक, और दूसरी चीज यहीं पर एग्जांपल में लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या था सिंबल, Cl। नंबर क्या था प्रोटॉन का, 17, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो हम देख लिया, अभी हम देखते हैं कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी, 2,8,1। इसकी कितनी होगी, 2,8,7। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वैलेंस शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये क्या करेगा, इसको लूज कर देगा। ये लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही लूज करेगा, यहाँ से जो दूसरी पार्टी बैठी है, कौन, क्लोरीन, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इसको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। गेन कर लेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो सोडियम ने क्या किया, लूज किया, और क्लोरीन ने क्या किया, गेन किया। अब ये जो लूज और गेन चल रहा है, इसको हम एक सिंबलिक स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, एक डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस सिंबल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कैसे दिखाएंगे इसे ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे समझते हैं। पहले हमारे पास क्या था, सोडियम, और यहाँ पर जो ये डॉट और क्रॉस है, बेसिकली ये जो डॉट और क्रॉस है, चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस, ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिखाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, सबसे बाहर वाले कमरे में, KLMN। अगर के एक ही शेल है तो K हो गया, 2 शेल है तो L हो गया, 3 है तो M हो गया। सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम दिखाते हैं डॉट और क्रॉस से। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो 2, 8, 1 है। तो इसका सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो कितना है नंबर उसका, 1। तो हम दिखा देंगे यहाँ पर कि भाई सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब यहीं पे जो दूसरी चीज आ रही है, वो कौन आ रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन, और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये एक एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपको डॉट से दिखाना है, और दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको क्रॉस से दिखाना है। तो सोडियम को हमने किससे दिखा दिया, डॉट से, और क्लोरीन को हमने किससे दिखा दिया, क्रॉस से। और डॉट और क्रॉस क्या दिखाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। अब जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कौन, सोडियम, तो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर लेगा, क्लोरीन गेन कर लेगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकला और कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पर सोडियम था और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, एक लूज करा, एक नेगेटिविटी निकाली, तो कितना प्लस चार्ज आएगा, 1 का प्लस चार्ज आएगा। और उसके साथ साथ में दूसरा कौन था, क्लोरीन था। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी वैलेंस शेल में पहले से थे, जो इसके खुद के थे, जिसको हमने क्रॉस से दिखाया। ठीक है, 7 तो इसके पहले से थे, और एक इसने किससे ले लिया, एक इसने ले लिया था सोडियम से।
तो पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए लेने के बाद। अब जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जब ये Na+ बना, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो ये क्या बना होगा, Na+ बना होगा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो ये क्या बना होगा, Cl- बना होगा। आप 1+ भी बोल सकते हो और 1- भी बोल सकते हो। 1 को लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 2, 3 है तो उसे आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैंने लिखा है सिर्फ प्लस, Na+, इसका मतलब 1+1। अगर मैंने लिखा है Cl-, इसका मतलब -1 की बात हो रही है, ठीक है। तो जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो ये बना होगा कैटायन, कैटायन। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा तो ये बना होगा एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ, इनके बीच में आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। Na+ और Cl- प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पर जब Na+ और Cl पे कितना चार्ज था, 1- ये जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये बना देंगे क्या, NaCl, और एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये था NaCl का फॉर्मेशन, और ये एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस की उपस्थिति है, Na+ की और Cl- की। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये हमेशा किसके बीच में बनते हैं, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड्स हमेशा बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। इसने अपना आयन, इसने ये पॉजिटिव आयन बनाया, इसने नेगेटिव आयन बनाया, कारण हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और दोनों एक साथ क्या बन के रहेंगे, साथ साथ NaCl। और NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, जिसको जिसको हम इलेक्ट्रॉन, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएंगे, कुछ ऐसे। और सिंपली हम कैसे लिखते हैं, NaCl, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। एक और मैं बता देती हूँ, MgCl2 का बता देती हूँ, फिर उसके बाद Na2O का आप होमवर्क में कर लेना। चलो एक और देखते हैं। अब मैं इतना लिख नहीं रही, आपको सिंपली बता रही हूँ मैं। मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, और क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है। यहाँ से एक चीज भी आपको क्लियर होगी, हमेशा जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज, और जो नॉन मेटल होगा वो क्या करेगा, गेन। इसे भी याद रखना आप। तो ये मेटल है तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। इसका कितना है, अभी हमने देखा 17। कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2,8,2। इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2,8,7। ठीक। अब ये अपने अंदर से क्या करेगा, ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज करेगा। और ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और ये लूज करेगा ताकि L तक में ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक। अब ये भी क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। देखते हैं कैसे। देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं स्टेबल होने के लिए, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो अगर मैं मानूं कि यहाँ पर एक Mg था और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई, 2। मैंने अभी ऐसे अलग अलग दिखाया है, ठीक है। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और बगल में कौन घूम रहा था, क्लोरीन। और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो भाई कितने थे, 7। एक और क्लोरीन घूम रहा था, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको स्टेबल होने के लिए अपने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। किसको, मैग्नीशियम को। एक क्लोरीन को 1 चाहिए, तो हम यहाँ पे टोटल कितने क्लोरीन है, 2। तो अगर एक क्लोरीन 1 ले रहा है तो दोनों मिलकर कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो इसका काम बन जाएगा। तो ये मैग्नीशियम जो है क्लोरीन से पहले, जब ये वाला दोस्त नहीं था, तो कह रहा था भाई देख मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पर तू कितने लेगा, तो उसने बोला भाई मैं तो 1 ही ले पाऊंगा। तो उसने कहा मैग्नीशियम ने कि तू ऐसा कर, अपने जैसा एक और क्लोरीन ले आ।
तो एक तू ले लेना, एक तेरा दोस्त ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिसकी वजह से मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल। अब इसको चाहिए था, लालची था ये, तो इसने क्या करा, बोला भाई मैं अपने भाई को लेकर आता हूँ। ये आ गया एक क्लोरीन का भाई, और ये रहा खुद क्लोरीन, तो दोनों क्या थे, क्लोरीन क्लोरीन। इसका भी कुछ बुरा हाल चल रहा था, तो इसने सोचा मैं अपने भाई की मदद कर देता हूँ, ले आया मैग्नीशियम, बैठ गया बीच में, कहता ठीक है मेरे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसे मुझे निकालना है, तो एक तू ले ले और एक तू ले ले। तो उसने कहा ठीक है साहब दे दो। तो अब यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन गया इस वाले क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन गया इस वाले क्लोरीन के पास, ठीक है। अच्छा अब बनेगा क्या, तो यहाँ पर बनेगा, बीच में क्या होगा भाई, मैग्नीशियम, या सिंपली लिख सकते हैं इसको यहाँ पर बीच में क्या होगा बताओ, मैग्नीशियम होगा। और इसने अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये क्या बन जाएगा, Mg2+, ठीक। तो इसने अपने अंदर से 2 नेगेटिविटी निकाली, तो कितने चार्ज आएंगे इसके पास, 2+ आ जाएगा। और यहाँ पर था एक क्लोरीन जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के थे, 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के थे। यहाँ पर भी था एक, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन तो अपने खुद के लेके बैठा था, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने किससे ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने ले लिया था मैग्नीशियम से। इसने एक नेगेटिव चार्ज लिया तो इस पे क्या आएगा, -1। इसने एक नेगेटिव चार्ज लिया तो इस पे भी क्या आएगा, -1। समझ आया। दोनों ने एक एक लिया तो इन पे क्या आ जाएगा, दोनों पे -1 आ जाएगा। एक सेकेंड, इस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2 चार्ज आया, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 चार्ज, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना आया, -1 चार्ज आया। और यहाँ पर Mg ने किसके साथ रिएक्ट किया, 2 क्लोरीन के साथ, तो इसको हम सिंपली क्या बोल देंगे, MgCl2। अच्छा ये MgCl2 क्या आयनिक कंपाउंड है, तो आंसर होगा यस, क्योंकि यहाँ पर आयंस इन्वॉल्व है Mg2 का, Mg+2 की फॉर्म में। और क्लोरीन जो है, अगर मैं इसका -1 और इसके -1 को ऐड करूं तो यहाँ पर Mg2+ की फॉर्म में है, और क्लोरीन किस में है, पहला क्लोरीन भी -1 और दूसरा क्लोरीन भी -1, तो टोटल जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, क्लोरीन पे -2 का कितना आ जाएगा टोटल, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या बना दिया, MgCl2, दोनों को मिलाकर +2 चार्ज, एक मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, एक मैग्नीशियम था, कितना चार्ज आया, +2। यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन पे -1 दूसरे पे -1, तो ओवरऑल क्या हो गया, क्लोरीन पे -2 का चार्ज, और MgCl2 क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जैसे हमने देखा था कि Na+1 और Cl-1 के बीच में क्या आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ऐसे ही यहाँ पर जो मैग्नीशियम है ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और जो ये क्लोरीन है ये कैसे चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये क्या बना लेंगे, एक आयनिक कंपाउंड, आयन से बना हुआ कंपाउंड, जो कि कौन बनाता है, मेटल और नॉन मेटल। क्यों बनाते हैं, रीजन क्या होगा, क्यों बनाते हैं ये, टू बिकम स्टेबल, ठीक है, टू बिकम स्टेबल। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, आयनिक कंपाउंड्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें हम देखेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड के करेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, कुछ उसके फीचर्स, कुछ करेक्टर्स, कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में, वो रहेगा पार्ट नंबर 7 में। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ चीज़ें बहुत एडिशनली भी मैंने इंक्लूड करी हैं, बिकॉज आई पर्सनली रेकन दैट कि अगर हम थोड़ा सा एडिशनल लेके चलते हैं तो मुझे पर्सनली, जैसे ही मैं हूँ वैसे ही मैं आउटकम देने की कोशिश करती हूँ। मुझे लर्निंग फेज में रहना बहुत पसंद है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि भाई अगर ये कोई चीज़ है तो उसका रीज़न क्या है। कई बार जैसे बच्चे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे मेरा माइंड अब तक भी काम करता है कि भाई नोबल गैसेस क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी रिएक्ट कर जाएं,
कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस हो सकती हैं जो उन्हें रिएक्ट करने पे मजबूर करे, उनके इलेक्ट्रॉन को लूज कराए और उनको आयनाइज बना दे। तो ऐसे क्यूरियोसिटी जब तक आप रहेगी ना, तब तक ही आप समझना कि आप लर्निंग फेज में हो। अगर आप रट्टाफिकेशन और जस्ट मगिंग अप कर रहे हो, चीज़ों को क्रैम कर रहे हो, रट्टा लगा रहे हो, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला है। आई नो दैट सबको साइंस नहीं लेनी है, बहुत एडिशनली नहीं जाना, बट सबको एक चीज़ लेनी है, दैट इज़ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज कहीं से भी अगर आप लो तो वो आपके माइंड को अच्छा बनाती है। ऊपर से आप एक अलग लेवल पे आप सोच सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक बुक भी जैसे आप रीड करते हो, कुछ साइकोलॉजिकल करते हो, कुछ साइंटिफिक करते हो, तो हर चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है। और जब भी आप सीख रहे हो चीज़ों को, तो क्यूरियोसिटी से सीखो। जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, अगर आपको किसी ने बोला कि भाई ऐसा होता है, तो आपका भले ही वो पेपर में नहीं आएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, बट आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा भी हो सकता है। जब तक ये रहेगा आप सीखते रहोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू सो मच।